वेलकम बच्चों टू प्रोडक्शन सेकंड क्लास। हमने फर्स्ट क्लास में प्रोडक्शन के बेसिक चीजों के बारे में बहुत अच्छे से ज्ञान प्राप्त कर लिया था, राइट। हमने जाना प्रोडक्शन क्या होता है, मेनली हमने जाना प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है। वो या तो अपने को मैक्सिमम आउटपुट के बारे में बताता है गिवन एन इनपुट, या तो गिवन एन आउटपुट अपने को वो बताता है अबाउट द मिनिमम इनपुट दैट इज टू बी रिक्वायर्ड। ठीक है। फिर हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था फिक्स्ड फैक्टर्स एंड वेरिएबल फैक्टर्स। हमने पढ़ा शॉर्ट रन लॉन्ग रन क्या होता है। हमने पढ़ा शॉर्ट रन बस वही टाइम पीरियड होता है जब कुछ फैक्टर्स वेरिएबल होते हैं, कुछ फैक्टर्स फिक्स्ड होता है। ठीक है। जब ये दूरियां फैक्टर्स के बीच में हट जाए तो वो टाइम पीरियड बन जाता है लॉन्ग रन। एज इन लॉन्ग रन में सारे ही फैक्टर्स क्या बन जाते हैं, वेरिएबल। जो शॉर्ट रन में फिक्स्ड फैक्टर्स थे वो भी लॉन्ग रन में क्या है, वेरिएबल फैक्टर बन जाता है। ठीक है। हमने बहुत सारे एग्जांपल्स भी लिया था इन सारी चीजों का। फिर हमने देखा कि एक शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन होता है, एक लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन होता है। ठीक है। चलो वेरी गुड। अब अपने बात करते हैं प्रोडक्ट के बारे में। आप लोग कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम शुरू में किए हुए हो। हमने कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम में पढ़ा था टी यू, पढ़ा था एम यू। Consumers equilibrium में we read what TU is, that is total utility. We read what MU is, that is marginal utility. आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोडक्ट के बारे में। प्रोडक्ट को अपने टोटल प्रोडक्ट के हिसाब से देखते हैं, मार्जिनल प्रोडक्ट के हिसाब से देखते हैं और एवरेज प्रोडक्ट के हिसाब से देखते हैं। ठीक है। टोटल प्रोडक्ट और टोटल यूटिलिटी दोनों का लॉजिक सेम है। ठीक है। मार्जिनल प्रोडक्ट और मार्जिनल यूटिलिटी का भी क्या है, लॉजिक सेम रहेगा। देखना एक नया बस अपना आ जाता है एवरेज प्रोडक्ट, जो कि इतना डिफिकल्ट है नहीं ऐसे भी। ठीक है। कोई मेरे को बता सकता है क्या टोटल यूटिलिटी का ग्राफ कैसा था, क्या होता था टोटल यूटिलिटी में, किसी को याद है? बढ़ता था, घटता था, कांस्टेंट रहता था, क्या रहता था? डाउनवर्ड स्लोपिंग ग्राफ था। टोटल यूटिलिटी डाउनवर्ड स्लोपिंग ही ओ था। नहीं सॉरी, नहीं सॉरी सॉरी, टोटल यूटिलिटी तो बढ़ता होगा। कैसा था? वापस से अनन्या। स्लोपिंग, अपवर्ड स्लोपिंग। क्या था बच्चों? अपवर्ड स्लोपिंग था। एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम के बाद वो डाउनवर्ड स्लोपिंग हो जाता था। ये हम देखे थे टोटल यूटिलिटी में। कुछ वैसा ही याद रखना टोटल प्रोडक्ट में भी होगा। ठीक है। ऊपर जाएगा फिर नीचे गिरेगा। नेक्स्ट एमयू का बात करते हैं। एमयू क्या होता था कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम में? एमयू का ग्राफ कैसा होता था, याद है? एमयू था डाउनवर्ड स्लोपिंग। एमयू था टोटली डाउनवर्ड स्लोपिंग। वो नीचे गिरने के लिए ही पैदा हुआ था। नीचे 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 गिरता था वो, एक्स एक्सिस को टच करता था जब एमयू 0 बन जाता था, और फिर नेगेटिव बन जाता था। मस्त एकदम। तो पॉजिटिव भी देखे थे अपने एमयू को, 0 भी देखे थे और नेगेटिव भी देखे थे। सेम बच्चों एमपी में भी रहेगा। एमपी पहले पॉजिटिव रहेगा, मार्जिनल प्रोडक्ट पहले पॉजिटिव रहेगा, फिर 0 होगा और फिर नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है। चलो आ जाओ, पहले हम पढ़ते हैं प्रोडक्ट के बारे में। आ जाओ। प्रोडक्ट क्या होता है? जो प्रोडक्शन हुआ है गुड्स एंड सर्विसेज का विद इन अ टाइम पीरियड, उसको अपने क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट। ठीक है। प्रोडक्ट या फिर इसको आउटपुट भी आप लोग समझ सकते हो। ये मैक्रो इकोनॉमिक्स में देखोगे कि आउटपुट बोलते हैं इसको। ठीक है। प्रोडक्ट या फिर आउटपुट, प्रोडक्ट या फिर आउटपुट जो होता है, इट इज एक्चुअली व्हाट, इट इज द वॉल्यूम ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड by a firm or industry during a specified period of time. ठीक है। क्या होता है? प्रोडक्ट रेफर्स टू व्हाट? प्रोडक्ट सिंपली रेफर्स टू द वॉल्यूम ऑफ गुड्स, कितना गुड्स बना है। वॉल्यूम ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय अ फर्म और इंडस्ट्री। जो फर्म या फर्म का कलेक्शन इंडस्ट्री बनाता है इन अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम।
तो इसको अपने बोल सकते हैं फ्लो कॉन्सेप्ट। प्रोडक्ट को अपने क्या बोल सकते हैं, फ्लो कॉन्सेप्ट, क्योंकि ये पीरियड ऑफ टाइम में अपने निकालते हैं। लाइक पकड़ लो, मेरे गोडाउन में एक महीने में 100 एसी आया, मेरे गोडाउन में एक महीने में 100 एसी आया, तो मैं क्या बोलूंगा, टोटल प्रोडक्ट कितना है मेरे गोडाउन में, 100 एसी। और टाइम पीरियड का बात हो गया 1 मंथ का। ठीक है, मेरे साथ दोहराओ इस चीज को। प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट रेफर्स टू द वॉल्यूम ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोड्यूसर्स यार, प्रोड्यूस्ड बाय फर्म और इंडस्ट्री ड्यूरिंग अ टाइम पीरियड, बस दैट्स इट। ठीक है, प्रोडक्ट को अपने जानते हैं टोटल प्रोडक्ट के हिसाब से, एवरेज प्रोडक्ट के हिसाब से और मार्जिनल प्रोडक्ट के हिसाब से। ठीक है, टोटल प्रोडक्ट क्या होता है भाई, टोटल प्रोडक्ट कितना प्रोड्यूस हुआ है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, उसको अपने बोलेंगे टोटल प्रोडक्ट। एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है, इट रेफर्स टू द आउटपुट पर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर। कहने का मतलब क्या है, कितने वेरिएबल फैक्टर्स, कितने, एक सेकेंड, कहा गया चैट वाला बॉक्स, कहने का मतलब क्या है, कितने वेरिएबल फैक्टर्स प्रोडक्शन में लगे हैं और कितना प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है, दोनों को डिवाइड कर दोगे अपना निकल जाएगा एवरेज प्रोडक्ट। हम लोग एग्जांपल लेंगे अच्छे से, ठीक है, अभी ओवरव्यू समझो बस। मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है, मार्जिनल का मतलब जानते हैं अपने इकोनॉमिक्स में, इट मींस एडिशनल। ठीक है, अगर एक एडिशनल क्या बोलते हैं, अगर एक एडिशनल वेरिएबल फैक्टर जुड़ता है प्रोडक्शन में, पकड़ लो लेबर, अगर एक एडिशनल लेबर जुड़ता है प्रोडक्शन में, तो उसके कारण कितना एक्स्ट्रा प्रोडक्ट फॉर्म होता है, उसको अपने क्या बोलेंगे, मार्जिनल प्रोडक्ट। एमयू में अपने पढ़े थे ना कि एक एक्स्ट्रा यूनिट खाने से हमें कितना यूटिलिटी मिलता है, वो क्या है, एमयू। एमपी क्या होगा, एक एक्स्ट्रा वेरिएबल फैक्टर लगाने से, मतलब एक एक्स्ट्रा लेबर लाने से कितना एक्स्ट्रा प्रोडक्शन होता है, उसको अपने बोलेंगे। ठीक है, आ जाओ देखते इसको ढंग से, चलो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट विद टोटल प्रोडक्ट, आ जाओ, वी स्टार्ट विद टोटल प्रोडक्ट। ठीक है, टोटल प्रोडक्ट क्या है, रेफर्स टू द टोटल अमाउंट ऑफ आउटपुट। सिंपल एकदम, क्या है, इट रेफर्स टू द टोटल अमाउंट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय अ फर्म with a given amount of input during a period of time। ये बोलना बार बार जरूरी है बच्चों, ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, टोटल प्रोडक्ट क्या है, टोटल प्रोडक्ट रेफर्स टू द टोटल अमाउंट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय अ फर्म with a given amount of input during a particular time period। ठीक है, टोटल प्रोडक्ट क्या होगा, यहां से डेफिनेशन आता है बच्चों, ढंग से फॉलो करो इस चीज को, मैं पूछूंगा अभी सबसे। ठीक है, दोहराओ मेरे साथ में, टोटल प्रोडक्ट क्या होता है, टोटल प्रोडक्ट रेफर्स टू दी टोटल वॉल्यूम ऑफ आउटपुट। टोटल वॉल्यूम ऑफ आउटपुट कितना टोटल बना है, टोटल वॉल्यूम ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय अ फर्म। ठीक है, या तो सीधे लिख सकते हो उसके बाद ड्यूरिंग अ गिवन टाइम पीरियड, दरकार नहीं होगा गिवन अमाउंट ऑफ इनपुट लिखने का, अगर याद नहीं हो तो बस ये 3 पॉइंट बोलना है, 1 2 3, इतना भी सफिशिएंट होगा। ठीक है, चलो अंशु, टोटल प्रोडक्ट क्या है, हाँ सर, व्हाट इज टोटल प्रोडक्ट। total product refers to the total volume of output produced by the firm with a given amount of input during a period of time। वेरी गुड, ठीक है, अर्पिता तुम बोलो। हाँ भैया, टोटल प्रोडक्ट रेफर्स टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय द फर्म इन अ पीरियड ऑफ टाइम, बस गिवन खत्म, पीरियड ऑफ टाइम। बस खत्म। टोटल प्रोडक्ट क्या है, जितना प्रोड्यूस कर रहा है बस वो टोटल प्रोडक्ट है। इट भैया इज, मेरे को याद हो गया। याद हो गया, वाह, बोलो हाँ, मेरे को। total amount of goods produced by the firm in a given period is called total product। हाँ, बस खत्म, इतना तो इजी था। थोड़ा फोकस देके, थोड़ा टेंशन देके याद करोगी ना, याद हो जाएगा, बाद में बस रिवीजन ही करना होगा। ओके, नेक्स्ट आ जाओ। इसको अपने क्या बोलते हैं, टोटल फिजिकल प्रोडक्ट भी बोलते हैं। फिजिकल मतलब क्या हो गया, गुड्स। ठीक है, ओके, आ जाओ। शॉर्ट रन में क्या होता है, खुद सोचो, शॉर्ट रन में अगर अपने को टोटल प्रोडक्ट को बढ़ाना है,
अपने कैसे बनाएंगे टोटल प्रोडक्ट को? वेरिएबल फैक्टर्स को, फिक्स्ड फैक्टर तो चेंज होता नहीं है शॉर्ट रन में। तो शॉर्ट रन में अगर अपने को टोटल प्रोडक्ट बढ़ाना है, मतलब ज्यादा प्रोडक्शन करना है, अपने कैसे कर पाएंगे? वेरिएबल फैक्टर्स को इंक्रीज करके। लॉन्ग रन में क्या होता है दादा, सारा ही फैक्टर वेरिएबल होता है, तो आप लोग सब कुछ को इंक्रीज करके प्रोडक्शन इंक्रीज कर सकते हैं। तो इन अ लॉन्ग रन firm can expand total product by increasing both factors मतलब क्या? fixed as well as variable, ठीक है। एग्जांपल में देखो, सपोज 10 लेबर्स, बाय द वे लेबर्स को अपने बोलते हैं वेरिएबल फैक्टर। सपोज 10 लेबर्स प्रोड्यूस क्या बोलते हैं 80 पेन्स। चलो 10 लेबर प्रोड्यूस करता है 80 पेन्स, तो यहाँ टोटल प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? 80 हो जाएगा, खत्म। 10 आदमी ने मिला के 80 पेन प्रोड्यूस किया, टोटल प्रोडक्ट हो गया 80, ठीक है। अब अपने आते हैं एवरेज प्रोडक्ट में। एवरेज मतलब सिंपली क्या होता है? एवरेज मीन्स मीन। एवरेज का मतलब होता है मीन, ठीक है। इसका मतलब क्या है बेसिकली कि एक एक लेबर, एक एक वेरिएबल फैक्टर का यूनिट कितना आउटपुट प्रोड्यूस करता है। लाइक से फॉर एग्जांपल, अगर अपने यही एग्जांपल को लेते हैं बच्चों, यही एग्जांपल को लेते हैं, तो 10 लेबर 80 पेन्स प्रोड्यूस कर रहा है। 10 लेबर 80 पेन्स प्रोड्यूस कर रहा है, तो एक एक लेबर कितना प्रोड्यूस कर रहा होगा? बोलो। 8 प्रोड्यूस कर रहा होगा। तो कैसे 8 निकाले अपने? 80 पेन्स डिवाइड बाई 10 लेबर्स। 80 बाई 10 कितना होता है? 8। इसका मतलब एवरेज प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? एक एक आदमी मोटा मोटी कितना पेन बना रहा होगा? 8 पेन्स बना रहा होगा, ठीक है। आ जाओ एवरेज प्रोडक्ट में। एवरेज प्रोडक्ट रेफर्स टू द आउटपुट पर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर। क्या हो जाएगा? रेफर्स टू द आउटपुट पर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर, कि एक एक आदमी मोटा मोटी कितना बना रहा होगा, कितना प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा होगा, प्रोड्यूस कर रहा होगा, ठीक है। जैसे अपने टोटल प्रोडक्ट को बोलते हैं टोटल फिजिकल प्रोडक्ट भी, वैसे एवरेज प्रोडक्ट को अपने बोल सकते हैं एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट, नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है। एंड एज विद द फॉर्मूला ऑफ मीन, मीन का फॉर्मूला क्या होता है? मीन का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ये अपने देखे हुए पहले। और एवरेज का मतलब मीन ही होता है। तो एवरेज प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों? सम ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स, मतलब टोटल प्रोडक्ट्स, बाय द यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर, by the number of workers who are working in that factory, ठीक है। हाँ, एग्जाम्पल में देखो क्या है, मैं ऊपर वाले एग्जाम्पल ले रहा हूं। सपोज टोटल प्रोडक्ट फॉर्म हुआ 80 आउट ऑफ 10 लेबर्स, ठीक है। सपोज टोटल प्रोडक्ट फॉर्म हुआ 80 आउट ऑफ 10 लेबर्स। इसका मतलब क्या है? वी हैव 10 यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर और 10 यूनिट्स मिला के बना रहे हैं 80 अमाउंट ऑफ गुड्स, ठीक है। तो इसका मतलब एवरेज प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? इसका मतलब एवरेज प्रोडक्ट हो जाएगा 80 डिवाइड बाई 10 इज 8। कहने का मतलब क्या है कि अपने समझ सकते हैं ऐसा कि एक एक यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर, एक एक लेबर 8-8 प्रोडक्ट्स फॉर्म कर रहा, 8-8 यूनिट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर गुड फॉर्म कर रहा। इसको अपने बोलते हैं एवरेज प्रोडक्ट, ठीक है। चलो अब इसी फॉर्मूला को तोड़ोगे मोड़ोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे तो नीचे वाला फॉर्मूला याद हो जाएगा। अगर यहां से कोई हमें निकालने बोलता है टोटल प्रोडक्ट, क्या निकालने बोलता है? टोटल प्रोडक्ट, तो आप लोग सिंपली क्या करोगे? इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लोगे। टोटल प्रोडक्ट क्या हो जाएगा फिर? एवरेज प्रोडक्ट इनटू नंबर ऑफ लेबर्स, एवरेज प्रोडक्ट इनटू यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर। बस लर्न अपने को यही करना है,
बाकी सारा फॉर्मूला उसी को तोड़ मोड़ के लर्न हो जाएगा, ठीक है। लाइक अगर आपको 80 निकालना है यहाँ पे, तो 80 कैसे निकालोगे, 10 into 8 करके, ठीक है। तो ये सिंपली होता है हमारा एवरेज प्रोडक्ट, दैट इज व्हाट, कि एक एक आदमी कितना बना रहा होगा हमारे कमोडिटी को, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट। लेट्स नेक्स्ट मूव ऑन टू दी मार्जिनल प्रोडक्ट। आप लोगों को बताया हुआ है इकोनॉमिक्स की दुनिया में मार्जिनल का मतलब क्या है, एडिशनल यूनिट। व्हाट इज मार्जिनल, एडिशनल यूनिट, ठीक है। आ जाओ, मार्जिनल प्रोडक्ट का मतलब क्या है, पकड़ लो हैप्पीली, अपने फैक्ट्री में 10 लेबर थे, उन्होंने 80 यूनिट्स बनाया। अब अगर मैं एक लेबर एक्स्ट्रा लाता हूं अपने फैक्ट्री में, एक लेबर एक्स्ट्रा लाता हूं, तो वो पर्टिकुलर लेबर कितना योगदान दे पाएगा, कितना एक्स्ट्रा बना पाएगा गुड्स, उसको मैं क्या बोलूंगा, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ द 11th लेबर, ठीक है। मैं वापस से बता रहा हूं, 10 लेबर यहाँ पे हैप्पीली काम कर रहे हैं और 80 यूनिट्स बना रहे हैं। पकड़ लो मैंने एक और लेबर को लाके रख दिया, मतलब क्या है, एक और यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर को मैंने लाके रख दिया। अब पकड़ लो वो 6 यूनिट्स एक्स्ट्रा बना पा रहा है, मतलब तो 86 यूनिट्स हो गए ना टोटल, वो 6 यूनिट एक्स्ट्रा बना पा रहा है। इसका मतलब मैं बोल पाऊंगा कि उसके आने से एक्स्ट्रा कितना प्रोडक्शन हुआ, 6 यूनिट हुआ। मतलब व्हाट इज द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ द 11th वर्कर, 11th लेबर और 11th यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर, 6 यूनिट्स, ठीक है। आ जाओ, मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है, रेफर्स टू चेंज इन द टोटल प्रोडक्ट। हमेशा मार्जिनल का मतलब ही क्या है, कुछ चेंज होगा। हमारे एक एक्स्ट्रा लेबर के आने से टोटल प्रोडक्ट 80 यूनिट्स जो था वो 86 यूनिट्स हो गया है, ठीक है। तो मार्जिनल प्रोडक्ट रेफर्स टू द चेंज इन द टोटल प्रोडक्ट रिजल्टिंग फ्रॉम द यूज ऑफ वन एडिशनल यूनिट ऑफ अ वेरिएबल, ठीक है। एक सेकेंड, मच्छर घूम रहा है, ठीक है। मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है, इट रेफर्स टू दी चेंज इन द टोटल प्रोडक्ट बिकॉज ऑफ यूज ऑफ वन मोर, बिकॉज ऑफ यूज ऑफ वन एडिशनल यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर। बच्चों नया चीज नहीं है ये अपने सेम चीज देखे थे एमयू में भी, एमयू में भी सेम चीज देखे थे। एमयू में हमने क्या देखा था, refers to change in total utility, refers to change in total utility from the consumption of one more unit या one additional unit। ये हमने एमयू में भी देखा था, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ एमपी में आना है, ठीक है। आ जाओ अनन्या, तुम बोल पाओगी मार्जिनल प्रोडक्ट का डेफिनेशन? हाँ भैया। व्हाट इज मार्जिनल प्रोडक्ट? Marginal product refers to the change. Marginal product refers to the change in the total product resulting from the use of one additional unit of a variable factor. याद रखो इस चैप्टर में अपने जो भी पढ़ेंगे सब विद रेस्पेक्ट टू अ वेरिएबल फैक्टर। डिमांड में अपने क्या करते थे, डिमांड में यूनिट्स को बढ़ाते घटाते थे, सप्लाई में भी यूनिट्स को बढ़ाते घटाते थे, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें अपने यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाएंगे घटाएंगे, ठीक है। आ जाओ, ओके। सो मार्जिनल प्रोडक्ट क्या है, इट इज ऑल्सो नोन एज मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट, ठीक है। एग्जाम्पल्स देखो क्या होगा, पहले फॉर्मूला देख लो। ये पूरा एमयू का छापा हुआ है यार, ये पूरा अपने पढ़ चुके हैं कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम में, ढंग से फॉलो करना, पूरा उसी का कॉपी पेस्टेड है यहाँ पे, बस वहां एमयू था यहाँ एमपी, दैट्स इट, कॉन्सेप्ट पूरा सेम रहेगा। अब हम एक एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ लेबर ला सकते हैं, पकड़ लो मैं अपने फैक्ट्री में एक एक्स्ट्रा लेबर लेके आया, वो पॉसिबिलिटी है, या तो मैं एक ही बार में 5 एक्स्ट्रा लेबर ले आया, वो भी एक बात हो सकता है। तो चेंज जो है ना, चेंज एक यूनिट का भी हो सकता है, चेंज मोर देन 1 यूनिट्स का भी हो सकता है, दोनों ही पॉसिबल है,
ठीक है। अगर चेंज सिर्फ एक यूनिट का होगा तब MP क्या हो जाएगा, TPN माइनस TPN माइनस। आओ देखते इसका एग्जांपल। सपोज 10 लेबर्स प्रोड्यूस 80 यूनिट्स। 10 लेबर 80 यूनिट्स बना रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब तो फॉलो करो क्या है, इसका मतलब TP10 क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। सिंपल एकदम। TP10 का मतलब क्या है, टोटल प्रोडक्ट फॉर्म्ड बाय या प्रोड्यूस्ड बाय 10 लेबर्स। कितना हो जाएगा, TP10 विल बी 80, ठीक है। सपोज मैंने एक एक्स्ट्रा लेबर लिया, सपोज 11 लेबर्स प्रोड्यूस 86 यूनिट्स, ठीक है। मैंने एक एक्स्ट्रा लेबर ले आया तो मैंने देखा कि मेरा टोटल प्रोडक्ट जो है वो 86 हो गया है। इसका मतलब क्या है, टोटल प्रोडक्ट फ्रॉम ऑल द 11 वर्कर्स इज इक्वल टू 86 हो गया, एकदम आराम से, इजी है एकदम, ठीक है। अब मुझे जानना है कि मैंने जो 11th लेबर को हायर किया वो मुझे कितना बना के दे रहा है प्रोडक्ट। तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, मुझे निकालना क्या, इन शॉर्ट मुझे निकालना है MP ऑफ द 11th लेबर, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ द 11th यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर निकालना है। वो सिंपली क्या हो जाएगा, टोटल प्रोडक्ट फ्रॉम ऑल द 11 वर्कर्स माइनस टोटल प्रोडक्ट फ्रॉम द प्रीवियस 10 वर्कर्स, ठीक है। तो ये सिंपली क्या हो गया बच्चों, 86 माइनस 80 इज 6। मस्त एग्जांपल है, ठीक है। तो 11th वर्कर से मुझे एक्स्ट्रा कितने यूनिट्स का फायदा हो रहा है, उसका MP क्या है, 6 यूनिट्स, ठीक है। ये चीज हो गया। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पे एक ही यूनिट का फर्क है, बट हर बार ऐसा नहीं होता है। एक और एग्जांपल लेते हैं, चलो अब अपने एग्जांपल लेंगे, कौन से वाले का बताओ, मोर देन 1 यूनिट्स अपने हायर कर रहे हैं एक ही बार में। चलो सेम है, सपोज 10 लेबर्स प्रोड्यूस 80 यूनिट्स। सपोज 10 लेबर्स प्रोड्यूस 80 यूनिट्स। तो अब टोटल प्रोडक्ट कितना है बच्चों, 80, ठीक है, फाइन। अब मैं 5 लेबर ला रहा हूं साथ में एक्स्ट्रा, एक नहीं 5 एक्स्ट्रा लेबर ला रहा हूं। तो सपोज 15 लेबर्स प्रोड्यूस, पकड़ लो 120 यूनिट्स। 120 मत पकड़ो, एक काम करो 100 पकड़ो, 100 यूनिट्स। तो TP कितना हो जाएगा, 100 हो गया, ठीक है। सिंपल एकदम। 10 से 80 प्रोड्यूस हो रहा था, अब टोटल 15 से प्रोड्यूस हो रहा है 100 यूनिट्स। अब अगर मैं मार्जिनल प्रोडक्ट निकालने जाऊंगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल टोटल प्रोडक्ट में कितना चेंज आ रहा है, टोटल प्रोडक्ट में कितना चेंज आ रहा है, 100 माइनस 80, है ना। टोटल प्रोडक्ट में 20 यूनिट्स का चेंज आ रहा है, और लेबर्स में कितना चेंज आ रहा है, यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर में कितना चेंज आ रहा है, 15 माइनस 5 यूनिट्स का चेंज आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया 20/5 इज इक्वल टू 4। तो अब मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हो गया है, 4 हो गया है। इसका मतलब क्या बच्चों, कि जो मैं 5 लोगों को हायर किया, 5 एडिशनल लोगों को हायर किया, एक एक आदमी उसमें से 4-4 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है। इसका मतलब ये है, ठीक है। क्या है, इफ चेंज ऑफ मोर देन 1 यूनिट्स आर देयर, तब MP का अलग फॉर्मूला हो जाएगा। अपने निकालेंगे कि भैया टोटल प्रोडक्ट में चेंज कितना है, डिवाइडेड बाय यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर में कितना चेंज आ रहा है। जैसा कि आपने देखे यहाँ पे ऊपर में देख रही है, न्यू प्रोडक्शन माइनस ओल्ड प्रोडक्शन 20 आ गया। फिर नीचे में देख रहे हैं न्यू यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर माइनस ओल्ड यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर, जो कि 5।
ठीक है, सेम चीज हमने देखा था, जैसे मैं बार बार बोल रहा हूं, MU में भी। ठीक है, चलो बढ़िया बच्चों, यहां तक सबको समझ में आ गया है व्हाट इज टोटल प्रोडक्ट, व्हाट इज एवरेज प्रोडक्ट, व्हाट इज मार्जिनल प्रोडक्ट? हाँ भैया। भैया लिखते जाओ या बोलते जाओ। या कुछ पूछना है तो मेरे को पूछ लो कि टोटल प्रोडक्ट क्या होता है, एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है और मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है। टोटल प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? सारा अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन, टोटल प्रोडक्शन। एवरेज प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? टोटल अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन बाय द टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स। ठीक है, मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हो जाएगा कि एक्स्ट्रा लेबर आने से कितना एक्स्ट्रा प्रोडक्शन बढ़ रहा है, वो हो जाता है मार्जिनल प्रोडक्ट। ठीक है, चलो अब अपने बात करते हैं रिटर्न्स टू अ फैक्टर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी नाइस। ट्राई करना बच्चों उसको ढंग से समझने का, प्लीज घर में जो भी टेंशन है मत ध्यान दो उसमें, एकदम फोकस करो जो मैं समझा रहा हूं। चलो सबसे पहले अपने बात करेंगे बच्चों शॉर्ट रन का। ठीक है, मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था कि अपने शॉर्ट रन लॉन्ग रन दोनों देखेंगे। शॉर्ट रन में प्रोडक्शन को कौन सा लॉ गाइड करेगा? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। ठीक है, वही लॉन्ग रन में प्रोडक्शन को गाइड करता है लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। ठीक है, तो जहां देखो ना लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस आ रहा है या रिटर्न्स टू अ स्केल नहीं, रिटर्न्स टू अ फैक्टर आ रहा है, समझ जाना शॉर्ट रन का बात कर। ठीक है, शॉर्ट रन मतलब क्या हो गया? जहां वेरिएबल फैक्टर होता है और फिक्स्ड फैक्टर होता है। जहां हम मान के चलते हैं, सिंप्लीफाइड वर्जन में मान के चलते हैं कि प्रोडक्शन को अपने इंक्रीज कर रहे हैं जस्ट एक ही वेरिएबल फैक्टर को बढ़ा के। जैसे हमने अभी एग्जांपल में देखा था कि हम टोटल प्रोडक्ट या एवरेज प्रोडक्ट या मार्जिनल प्रोडक्ट कैसे बढ़ा रहे हैं? एक वेरिएबल फैक्टर बढ़ा के, दैट इज लेबर को बढ़ा के। ठीक है, आ जाओ ढंग से फॉलो करना। आई एक्सपेक्ट यू गाइज टू आस्क मी क्वेश्चंस व्हेनेवर यू डोंट गेट समथिंग। ठीक है, चलो आ जाओ। सबसे पहले बात करेंगे अपने रिटर्न्स टू अ फैक्टर में फोकस करना। अ फैक्टर, इसका सिंपली मतलब क्या है? ढंग से देखो, पहले फॉलो करो। रिटर्न्स टू अ फैक्टर का मतलब क्या है कि हम कैसे बढ़ा सकते हैं हमारे टोटल प्रोडक्ट को by changing only one variable factor, keeping all other factors fixed। समझ में आया? ये बताता है कि हम किस तरीके से अपने टोटल प्रोडक्ट को बढ़ा सकते हैं, टोटल प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं by changing only one variable factor। लिखा हुआ है ना, a factor, a variable factor, keeping all the other factors fixed। ठीक है, और ये फिक्स्ड फैक्टर वेरिएबल फैक्टर का जो डिस्टिंक्शन है ये कहाँ दिखते हैं? अपने शॉर्ट रन में दिखते हैं। तो ये रिटर्न्स टू अ फैक्टर जो है कहाँ दिखेगा? शॉर्ट रन में दिखेगा। ठीक है, आ जाओ। क्या है? रिटर्न्स टू अ फैक्टर रेफर्स टू चेंज इन द फिजिकल क्वांटिटी ऑफ अ गुड। रेफर्स टू चेंज इन द फिजिकल क्वांटिटी ऑफ अ गुड को आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, रेफर्स टू चेंज इन टोटल प्रोडक्ट। refers to change in total product when quantity of one factor is increased and the other factors remain constant। ठीक है, रिटर्न्स टू अ फैक्टर में क्या होगा? एक ही फैक्टर को इंक्रीज करेंगे अपने, जिस कारण से प्रोडक्शन इंक्रीज होगा। जैसे अभी एग्जांपल ये थे, अपने सिर्फ लेबर को इंक्रीज कर रहे थे अपने, बाकी सब चीज कांस्टेंट रखते थे। लेबर्स को इंक्रीज कर रहे थे तो टोटल प्रोडक्ट बढ़ रहा था अपना, था ना? वो 80 से 86 हो गया था। तो एक फैक्टर को इंक्रीज करोगे बाकी सब कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, और एक ईद का चांद कब दिखता है? शॉर्ट रन। ऑलराइट, चलो वापस से फॉलो करो सब मेरे साथ। रिटर्न्स टू अ फैक्टर क्या होता है? रिटर्न्स टू अ फैक्टर शोज द चेंज इन टोटल प्रोडक्ट। कब?
when only one factor is varied, when only one factor is changed keeping all the other factors constant. ठीक है, it is a short run phenomenon. ठीक है, चलो आ जाओ। अब इसमें हमने क्या देखा, इसके कुछ स्टेजेस होते हैं, रिटर्न्स टू अ फैक्टर के कुछ स्टेजेस होते हैं। फॉलो करना, ढंग से देखो इस चीज को, पकड़ लो। ठीक है, लेबर एग्जांपल देते हैं। लेबर को आप शुरू शुरू में लेबर को जितना बढ़ाओगे उतना ज्यादा टोटल प्रोडक्शन बढ़ेगा, उतना ज्यादा आपका फिक्स्ड फैक्टर्स एफिशिएंटली यूटिलाइज होगा। ठीक है, एक समय आ जाएगा जब आप और बढ़ाओगे वेरिएबल फैक्टर को तो टोटल प्रोडक्ट अपना कांस्टेंट रेट में बढ़ेगा। पर जब आप हद से ज्यादा वेरिएबल फैक्टर बढ़ा दोगे, उतना जगह ही नहीं अपने यहाँ, उससे ज्यादा बढ़ा दोगे आप वेरिएबल फैक्टर्स, तब टोटल प्रोडक्ट क्या है, डिमिनिशिंग रेट में बढ़ेगा। जितना तेजी से शुरू में बढ़ रहा था ना, उतना तेजी से बाद में नहीं बढ़ पाएगा। ठीक है, तो ये तीनों स्टेज क्या है बच्चों, फॉलो करो। तीनों स्टेज क्या होता है, व्हाट आर द थ्री पॉसिबिलिटीज ऑफ रिटर्न्स टू अ फैक्टर। शुरू में आप वेरिएबल फैक्टर बढ़ाते हो, बहुत बढ़िया, आप एफिशिएंटली यूटिलाइज कर रहे हो अपने फिक्स्ड फैक्टर को, तो अपना इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर, अपना टोटल प्रोडक्ट बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। ठीक है, अब और वेरिएबल फैक्टर बढ़ा रहे हो आगे तो कांस्टेंट रिटर्न्स टू अ फैक्टर होता है। तब क्या है, टोटल प्रोडक्ट एक कांस्टेंट रेट में बढ़ेगा, ना एक्सेलरेटेड वे में बढ़ेगा ना डिसएक्सेलरेटेड वे में बढ़ेगा, एकदम कांस्टेंट रेट में बढ़ेगा। ठीक है, ना एकदम स्पीड गेन करेगा ना स्पीड अपना स्लो करेगा। पर डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर में क्या होगा, अब आप हद से ज्यादा कर रहे हो यार, लिमिट क्रॉस कर रहे हो, अब आप क्या कर रहे हो, और ज्यादा वेरिएबल फैक्टर लगा रहे हो उसमें। अब कैपेसिटी होता है भैया फिक्स्ड फैक्टर का सहने का वेरिएबल फैक्टर्स को, ज्यादा दे दोगे अगर उसको वेरिएबल फैक्टर, तब तो भैया वो ओवरफ्लो करेगा। कहने का मतलब क्या है, टोटल प्रोडक्ट अब उतना ज्यादा अच्छे से नहीं बढ़ेगा। समझ में आए ये चीज? चलो आते हैं इसमें। इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर क्या होता है, मैं चलो बना के दिखाता हूँ। ठीक है, ये इस तरीके से होता है। फिगर देखो ढंग से, क्या फिगर है, मैं कोई ऐसी लाइन नहीं टांग रहा हूं। ठीक है, फॉलो करना। पहले ऐसे हो रहा है, फिर स्ट्रेट जा रहा है, फिर वापस से कर्व। समझ में आया? पहले यहां से तेजी पकड़ रहा है, इस तेजी को अपने क्या बोलेंगे, ये वाला इंक्रीजिंग रिटर्न्स। यहां मैं 1 लिख देता हूं। 1 का मतलब क्या है, इंक्रीजिंग रिटर्न्स। ठीक है, ये टोटल प्रोडक्ट का कर्व है। मैं टोटल प्रोडक्ट देखो पूरा नहीं बना रहा हूं, आगे अपने देखेंगे इस चीज को, ये पूरा ऐसे करके बनता है। मैं सिर्फ टोटल प्रोडक्ट के बढ़ने का चीज दिखा रहा हूं, डिक्रीज होने का चीज मैं नहीं दिखा रहा हूं अभी। ठीक है, अभी अपने एक बहुत ही आइसोलेटेड पार्ट देख रहे हैं टोटल प्रोडक्ट के फिगर का। ठीक है, आ जाओ। शुरू में क्या है, अपना वेरिएबल फैक्टर ज्यादा बढ़ रहा है तो इंक्रीजिंग रिटर्न्स हो रहा है, स्पीड बहुत पकड़ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है, यहां देख रहे हो, यहां पूरा स्ट्रेट है एकदम, कोई कर्वेचर नहीं है। यहां पे होता है कांस्टेंट रिटर्न्स टू अ फैक्टर। अब और ज्यादा आप वेरिएबल फैक्टर बढ़ा दोगे तो यहाँ पे देखो नीचे की तरफ हो गया है, ये ऊपर की तरफ नहीं जा रहा है जैसा शुरू में जा रहा था, नीचे की तरफ हो गया है। इसका मतलब क्या है, अब थम सा गया है, सांसें थम सी गई है। ठीक है, डिक्रीजिंग रिटर्न्स हो रहा है। हाँ, टोटल प्रोडक्ट बढ़ तो रहा है पर उसका स्पीड बहुत स्लो हो गया है। जैसे मैं दिखाता हूं यहाँ पे, चलो याद करने के लिए। टोटल प्रोडक्ट नाम का गाड़ी है, टोटल प्रोडक्ट नाम का कार है अपना। शुरू में स्पीड उसका हाई होता है, वो अपने मारते ना एक्सीलरेटर तो स्पीड हाई होता है। बाद में क्या होगा, स्पीड नॉर्मल रहेगा, क्रूजिंग स्पीड जिसको बोलते हैं कि 40 के स्पीड में चल रहा है, ना बढ़ा रहा है ना घटा रहा है। लास्ट में क्या हो जाएगा, उस गाड़ी का जो स्पीड है वो स्लो होने लग जाएगा। ठीक है, आ जाओ। रिटर्न्स टू अ फैक्टर ढंग से फॉलो करो क्या है। ऑलराइट, चलो शुरू में क्या होता है, फॉलो करो।
हम लोग एडिशनल यूनिट बढ़ाते रहते हैं वेरिएबल फैक्टर का, जिस कारण टीपी बढ़ता है। टीपी बढ़ेगा, टीपी क्या है, टीपी बढ़ेगा ही, और अच्छे स्पीड से बढ़ेगा एट एन इंक्रीजिंग रेट। इस केस में क्या है, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑल्सो इंक्रीजेस। मार्जिनल प्रोडक्ट मतलब क्या है, एक एक वर्कर कितना काम कर रहा है, तो हाँ जी, एक एक वर्कर ज्यादा काम कर पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, हम एडिशनल यूनिट और बढ़ा रहे हैं वेरिएबल फैक्टर का, ठीक है। तो टीपी इंक्रीज करेगा पर एट अ कांस्टेंट रेट। टीपी इंक्रीज करेगा ही, ठीक है, गाड़ी अपना चल रहा है अभी, टीपी इंक्रीज करेगा बट दिस टाइम एट अ कांस्टेंट रेट। और एमपी भी क्या है, कांस्टेंट ही रहेगा। पकड़ लो, फोर्थ लेबर ने 50 गुड बनाया, फिफ्थ लेबर ने भी 50 गुड बनाया, ये हम लोग उस केस का बात कर रहे हैं, ठीक है। चलो अब डिक्रीजिंग रिटर्न्स में आते हैं। डिक्रीजिंग रिटर्न्स में क्या है, अब हम अति कर दे रहे हैं, एक्स्ट्रा वेरिएबल फैक्टर्स को घुसा दे रहे हैं, तो टीपी बढ़ेगा नो डाउट, बट एट अ डिक्रीजिंग रेट, धीमे धीमे बढ़ेगा। और इस केस में क्या हो रहा है, हर एक एक्स्ट्रा वर्कर कम प्रोडक्शन कर पा रहा है। जैसे मैं बोला था ना, कांस्टेंट में 50 बना पा रहे थे लोग, अब एक्स्ट्रा यूनिट हम डाल दिए, तो अब जो एक्स्ट्रा वर्कर आया है, पकड़ लो वो 50 तो क्या 30 यूनिट्स बना पा रहा है खुद से, तो बढ़ तो रहा है टोटल प्रोडक्ट, बाई 30 बढ़ा यहाँ पे, पर सिर्फ बाई 30 बढ़ा। जहां पहले बाई 50 बढ़ रहा था, अब सिर्फ बाई 30 बढ़ा है। इसका कहने का मतलब क्या है, एमपी डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। चलो समझ में आया सबको ये चीज क्या है, दिस इज रिटर्न्स टू अ फैक्टर, जो कि एक आधा अधूरा पार्ट है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस का। अभी तक आपने आए ही नहीं है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस, ठीक है। वही तो मेन खेला है, ये तो अपने बस बीटिंग अबाउट द बुश कर रहे हैं, ऑलराइट। अभी पूरे इस कर्व को बनाना है, अपने को एमपी का कर्व देखना है, अपने को एपी का कर्व देखना है, राइट। चलो बच्चों, नेक्स्ट क्लास भी मैं लूंगा, थर्ड क्लास जो इसका लास्ट क्लास होगा, जो पढ़ के नहीं आएगा ना ये सब, आई वोंट लेट देम अटेंड द क्लास, आई एम टेलिंग यू सीरियसली। ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, एक बार आप समझ लोगे ना, पूरा चीज क्लियर हो जाएगा, ठीक है। हर्षिता तुमको क्लियर है ये पार्ट? हर्षिता, अर्पिता, मेरे को तुम बताओ बाबू कि जब अपने एडिशनल यूनिट्स ऑफ लेबर को बढ़ाते तो टीपी में क्या हलचल मचता है, बताओ। भैया आप मेरा नाम लिए क्या, आवाज कट रहा है। शुड आई रिपीट द क्वेश्चन? आवाज कट रहा है। हाँ, क्वेश्चन रिपीट करें हम? हाँ एक बार वापस। ठीक है, कनेक्शन प्रॉब्लम हो सकता है, कोई बात नहीं। देखो मैं पूछ रहा हूं कि अगर अपने हमारे प्रोडक्शन में वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाते जाए, ठीक है, तो टीपी में क्या असर पड़ेगा, शुरू से बोलो। भैया आवाज कट रहा है, बहुत ज्यादा नेटवर्क इश्यूज हो रहा है। हम यहाँ पे राउटर अभी मेरे को चेंज करवाना था, तो उसके कारण। तुम तो बोलती थी, तुम और हर्षिता दोनों ही, तुम लोग के प्रॉब्लम हो रहा है नेटवर्क में। अरे नहीं भैया, मेरा एक्चुअली राउटर ठीक से चलता नहीं है, इश्यूज होता है। ठीक, वापस से मैं बता रहा हूँ, अपने वेरिएबल फैक्टर बढ़ा रहे हैं, लेबर्स को बढ़ा रहे हैं अपने, ठीक है, तो उस कारण टोटल प्रोडक्ट में शुरू से क्या असर पड़ता है, बताओ। भैया एक बार रिपीट करिए वापस। भैया ये बढ़ेगा। हाँ हर्षिता, भैया ये बढ़ेगा, increase होगा। इंक्रीज होगा, अच्छा ठीक है, किस किस तरीके से इंक्रीज होगा वो, शुरू से। ज्यादा cheaper होगा तो ज्यादा। तुम लोग के सही में तो नेटवर्क प्रॉब्लम है, गंदा वाला नेटवर्क प्रॉब्लम है, तुम लोग के। आवाज ही क्लियर नहीं आ रही यहाँ पे।
ठीक है, अंशु तुम बोल पाओगे क्या सर? कि टोटल प्रोडक्ट बढ़ तो रहा है, अपने को समझ में आ गया, किस किस लेवल से बढ़ेगा बताओ। स्टार्टिंग में इंक्रीजिंग रिटर्न्स में बढ़ेगा, इंक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट, फिर बाद में कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, सेकंड में, थर्ड में डिक्रीज होने लगेगा। फिर डिक्रीज होने लगेगा, ठीक है। तुमको समझ में आ रहा है तभी बोल पा रहे ना तुम। हाँ भैया। चलो वेरी गुड, ठीक है। तो लेट मी रैप दिस अप फॉर यू गाइस। रिटर्न्स टू अ फैक्टर में क्या होगा, हम एक ही फैक्टर को इंक्रीज करते जाएंगे, जिस कारण हमारा टीपी इंक्रीज होगा। एक ही फैक्टर को इंक्रीज करेंगे, बाकी सारे फैक्टर्स को कांस्टेंट रखेंगे। टीपी को इंक्रीज होना है, टीपी शुरू शुरू में इंक्रीजिंग रेट में इंक्रीज होगा, फिर भी इंक्रीज होगा पर कांस्टेंट रेट में, फिर भी इंक्रीज होगा पर डिक्रीजिंग रेट में, ठीक है। हाँ, वेरी गुड हर्षिता। इट विल इंक्रीज एट अ फास्ट रेट इनिशियली, देन एट अ कांस्टेंट रेट, देन एट डिक्रीजिंग रेट, ठीक है। चलो आ जाओ बाबू, आगे बढ़ते हैं। अब अपने आते हैं मेन चीज में। मैंने रिटर्न्स टू अ फैक्टर शुरू शुरू में क्यों दिया, ताकि आप लोग को आइडिया डेवलप हो जाए कि जब एक फैक्टर को ही चेंज करते हैं हम, उससे टोटल प्रोडक्ट में क्या हलचल मचता है, ठीक है। आज लेट्स कंप्लीट द फिगर। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। वेरिएबल प्रोपोर्शंस मतलब क्या हो गया, फॉलो करना, ये शॉर्ट रन चीज ही है। देखो शुरू शुरू में क्या है, हमारे पास एक लेबर था, हमारे पास एक लेबर था, एक मशीन था। यहाँ पे लेबर है वेरिएबल और मशीन है फिक्स्ड, ठीक है। तो शुरू शुरू में बच्चों रेशियो क्या था, 1:1, राइट। नेक्स्ट क्या हो रहा है, मैंने बताया आपको, शॉर्ट रन में अपने सिर्फ एक वेरिएबल फैक्टर को चेंज कर सकते हैं, बाकी सब चीज फिक्स्ड रहेगा। तो कहने का मतलब क्या है कि एक मशीन जो था वो एज इट इज रहेगा, पर अब हमारे पास दो लेबर हो गए, हमारे पास अब दो लेबर हो गए, ऑलराइट। तो अब देखो रेशियो में चेंज आ रहा है, प्रपोर्शन में चेंज आ रहा है। जो रेशियो था पहले 1:1, अब वो रेशियो हो जाएगा 1:2, मतलब 1 मशीन इज टू 2 लेबर, ठीक है। अब अगर हमें और प्रोडक्शन बढ़ाना है तो वही चीज है, मशीन तो हमें फिक्स रखना होगा शॉर्ट रन में, अब हम 3 लेबर को रखेंगे, तो अब और चेंज हो रहा है, क्या हो जाएगा, अब 1:3 हो जाएगा। समझ में आया? इसी को अपने बोलते हैं वेरिएबल प्रोपोर्शंस। अपने को इसी चीज में देखना है कि ऐसे करने से टोटल प्रोडक्ट में क्या असर पड़ता है। जो अपने ये कांड कर रहे हैं ना यहाँ पे, कि सारे फिक्स्ड फैक्टर्स को कांस्टेंट पकड़ रहे हैं, एक वेरिएबल फैक्टर पकड़ लो लेबर को ही अपने बढ़ाते जा रहे हैं, तो बढ़ाते जा रहे हैं, तो क्या शक्ल सूरत दिखेगा टोटल प्रोडक्ट का, अपने को वही चीज का बात करना है, जिसका आपने थोड़ा सा पार्ट अभी देख चुके हैं ऑलरेडी, रिटर्न्स टू अ फैक्टर बोल के, ठीक है। आ जाओ, आइडिया लग गया, आगे बढ़ते हैं अपने। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस, ये दिखाता है कैसे आउटपुट चेंज होगा शॉर्ट रन में व्हेन वी अप्लाई मोर ऑफ वन वेरिएबल फैक्टर टू द गिवन क्वांटिटी ऑफ फिक्स्ड, ठीक है। फिक्स फैक्टर दिख रहा, मशीन है, फिक्स है पूरा, हम क्या कर रहे हैं, एक वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है। इसको वेरिएबल प्रोपोर्शंस क्यों बोलते हैं, मैंने दिखाया आपको, बिकॉज यहाँ ये रेशियोज वेरी करते जा रहे हैं, ठीक है, इसलिए इसका नाम पड़ गया लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। क्या है कि देयर इज चेंज इन द प्रोपोर्शन ऑफ फिक्स्ड एंड वेरिएबल फैक्टर्स, ऑलराइट। इस प्रोपोर्शन में चेंज आ रहा है, पहले 1:1 था, 1:2 हो गया, 1:3 हो गया, तो प्रोपोर्शन में बार बार चेंज आ रहा है, इसलिए इसका नाम पड़ गया लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस, ऑलराइट। ये एमसीक्यू के हिसाब से याद रखना, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस इज एन एक्सटेंशन ऑफ अनदर फेमस लॉ, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। अब ये क्या होता है नेक्स्ट क्लास देखोगे, ठीक है। चलो आ जाओ, अब ये हेवी सुपर इंपॉर्टेंट डेफिनेशन मैं पूछूंगा आप लोग से, इसको पढ़ते हैं।
इसका थोड़ा सा पार्ट हमने ऑलरेडी देखा है रिटर्न्स टू अ फैक्टर, उसको डेवलप करेंगे अपने आप, ठीक है। आ जाओ, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन स्टेट्स दैट as more and more units of a variable factor are applied to a given quantity of fixed factor, clear, जो हमने अभी रिटर्न्स टू अ फैक्टर में भी पढ़ा था कि फिक्स्ड फैक्टर तो फिक्स है, हम क्या करते जा रहे हैं, वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है। आ जाओ, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन स्टेट्स दैट as more and more units of a variable factor are applied to a given quantity of fixed factor, टोटल प्रोडक्ट में क्या हलचल मचेगा, टोटल प्रोडक्ट में क्या हलचल मचेगा, लेट्स लुक एट द फुल पिक्चर। टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज करेगा एट एन इंक्रीजिंग रेट, टोटल प्रोडक्ट शुरू में इंक्रीज करेगा एट एन इंक्रीजिंग रेट, फिर इंक्रीज करेगा एट अ डिक्रीजिंग रेट, और फाइनली वो नेगेटिव रेट से बढ़ेगा। नेगेटिव रेट से बढ़ेगा मतलब क्या है कि इट फॉल्स, नेगेटिव रेट से बढ़ेगा मतलब क्या है, इट फॉल्स। तो टोटल प्रोडक्ट का बात होता है यहाँ पे, क्या होगा ढंग से फॉलो करो। पहले टोटल प्रोडक्ट स्पीड पकड़ेगा जा रहा है, कांस्टेंट जा रहा है, फिर डिक्रीज कर रहा है, यहां तक आ गया, मैक्सिमम में आ गया। अब उसके बाद भी आप सुनोगे नहीं, उसके बाद भी लेबर पे लेबर लाते जाओगे फैक्ट्री में, तो टोटल प्रोडक्ट गिरना स्टार्ट हो जाएगा। तब क्या है, टोटल प्रोडक्ट विल स्टार्ट फॉलिंग। ऑलराइट, शुरू में पिकअप कर रहा है वो इंक्रीजिंग रेट, देन डिक्रीजिंग रेट, देन नेगेटिव रेट। क्या है, नेगेटिव रेट। ये मैं किसका बात कर रहा हूं, टीपी का बात कर रहा हूं, ठीक है। नाउ ढंग से फॉलो करो, आई रिक्वेस्ट यू गाइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, ठीक है। इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है ये, द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ। क्या है, फॉलो करो। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन स्टेट्स दैट व्हाट, इट स्टेट्स दैट as more and more of variable factors are applied to a given amount of fixed factor, पकड़ लो, as more and more of labors are applied to a fixed number of machines, तब क्या होगा, शुरू में टोटल प्रोडक्ट जो है वो बढ़ेगा, मस्त यूटिलाइजेशन हो रहा है, इंक्रीज होगा प्रोडक्शन। फिर एक लेवल आ जाएगा जब प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है पर डिक्रीजिंग रेट में, जहां पहले 80, 90, 100 के हिसाब से बढ़ता था प्रोडक्शन, वहां 40, 30, 20, 10 के हिसाब से बढ़ेगा। एक लेवल आ जाएगा, एक क्या बोलते हैं ना, मैक्सिमम पॉइंट आ जाएगा टोटल प्रोडक्ट। जैसे हमने देखा था टोटल यूटिलिटी, जब हम डकार मार देते हैं, ठीक है, तो मतलब हम एकदम सेटिस्फाइड है, फुल हमारा हो गया सेटिस्फैक्शन, तो ये वही पॉइंट है। उसके बाद भी अगर अपने ज्यादा खाते थे, कंज्यूम करते थे, तब डिसयूटिलिटी होता था, तब टोटल यूटिलिटी गिरता था। सेम चीज है यहाँ पे, अगर आप ज्यादा लेबर्स ला रहे हो, सेम मशीन है, जितना मशीन पहले था उतना ही मशीन है, उसमें आप और लेबर्स को लेके आ रहे हो, तो बनाया सूप बर्बाद हो जाएगा। याद है ना वो, टू मेनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ। जितना ज्यादा लेबर लेके आओगे और फॉर द फिक्स्ड नंबर ऑफ मशीन्स, भाई टीपी गिरेगा। समझ में आया। अगर मैं और लॉजिकली बोलता हूँ, एडीएनसी का मैं एग्जांपल लेकर बोलता हूँ, तो पकड़ लो हमारे यहाँ 4 रूम है, वी हैव 4 रूम्स है। शुरू में पकड़ लो टीचर्स को मैं भरूंगा, यहाँ पे वेरिएबल फैक्टर हो गए ना, टीचर्स को मैं यहाँ भरूंगा, तो बढ़िया है, प्रोडक्शन ज्यादा होगा, स्टूडेंट्स और आएंगे, मजा आएगा, चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड, तेजी से बढ़ेगा अपना एडीएनसी। चलो, ये कब तक पॉसिबल है, ये तब तक पॉसिबल है जब 4 टीचर हो गए, 4 रूम है, ठीक है। अब मैं एक टीचर और को ले आया, 4 रूम है अपने पास, मैं 5वां टीचर को ले आया, 5वां वर्कर, 5वां वेरिएबल फैक्टर को ले आया मैं, चलो ठीक है, फिर भी मैनेज हो जाएगा। एक बड़ा रूम है यहाँ पे, उसमें आधा आधा करके पढ़ा लेंगे 2 टीचर, पर उससे स्टूडेंट्स और नहीं बढ़ेंगे, थोड़े बहुत स्टूडेंट्स बढ़ सकते हैं,
और जो तेजी शुरू में देखा गया था वो तेजी देखा नहीं जाएगा। समझ में आया? चलो अब मैं बहुत ग्रीडी हो रहा हूं, मैं 10 टीचर को ले आया टोटल, ठीक है, एक एक करके मैं 10 टीचर को ले आया। 4 रूम है, 10 टीचर है, तमाशा आप समझ सकते हो क्या होगा। एवरीथिंग विल बी स्पॉइल्ड। जो बना बनाया रेपो है सब बर्बाद हो जाएगा। जो बच्चे थे पहले वो भी बिकॉज ऑफ दिस कमोशन एंड केओस वो भी निकल जाएंगे। तो क्या है, जो स्टूडेंट्स थे यहाँ पे, जो हमारा प्रोडक्शन था, जो स्टूडेंट्स थे, इट विल गो फॉर अ टॉस बेबी, और खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसी चीज को आप बोल सकते हो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। राइट, क्लियर है? सबको क्लियर है ये पार्ट? हाँ भैया। हाँ भैया। तुम लोग भी फटाफट यस बोल सकते हो, सिर्फ सब लिख रहे हो बैठ के। ठीक है, तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन स्टेट्स दैट as more and more units of a variable factor are applied to a given quantity of fixed factor, तब टोटल प्रोडक्ट में क्या हलचल मचेगा? वो इंक्रीज करेगा, वो इंक्रीज करेगा इंक्रीजिंग रेट में शुरू में, फिर इंक्रीज करेगा डिक्रीजिंग रेट में, और फिर तो भैया गया खेत में, फॉल्स। ठीक है, चलो आ जाओ, वेरी गुड। ठीक है, वेरी गुड, आ जाओ। अब अपने कुछ assumptions देखते हैं। लेट्स लुक एट सम assumptions, shall we? आ जाओ, लेट्स लुक एट सम assumptions. It operates in the short run, अपने को पता है। It applies to all fixed factors, ठीक है भैया, फिक्स्ड फैक्टर तो फिक्स्ड है। अब वो लैंड हो, चाहे मशीन हो, चाहे इक्विपमेंट्स हो, कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे अपने फिक्स्ड फैक्टर को तो चेंज कर नहीं रहे, अपने चेंज कर रहे सिर्फ एक वेरिएबल फैक्टर को। तो फिक्स्ड फैक्टर जो भी रहेगा सब में अप्लाई होता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। ठीक है, पॉसिबल टू चेंज फैक्टर प्रोपोर्शंस। हाँ, फैक्टर प्रोपोर्शन तो चेंज हो रहा था ना, पहले हमने देखा 1:1 था, जहां ये भी फैक्टर है, ये भी फैक्टर है। फिर हमने देखा 1:2 हो गया, फिर हमने देखा 1:3 हो गया। तो फैक्टर प्रोपोर्शंस तो वेरिएबल यहाँ पे है ही। ठीक है, ये फिक्स्ड फैक्टर है, ये वेरिएबल फैक्टर है। तभी देखो ना, वेरिएबल फैक्टर बार बार चेंज हो रहा है, जिस कारण प्रोपोर्शन चेंज हो रहा है। ओके, नेक्स्ट क्या है बच्चों? स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी फिक्स रहेगा। अपने को पता है ऐसी चीज कि ऐसा नहीं हो कि प्रोडक्शन का टेक्निक बढ़ जाए, तब तो ऑब्वियसली ना, जितना ज्यादा वर्कर्स आएगा और साथ में अगर अपना टेक्निक भी अच्छा होते जा रहा है तो प्रोडक्शन और बढ़ेगा, घटेगा नहीं, तब प्रोडक्शन बढ़ता जाएगा। तो अपने क्या करिए, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी को फिक्स मानिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? अपने मान के चलते हैं वेरिएबल फैक्टर्स आर होमोजीनियस एंड इक्वली एफिशिएंट। ढंग से फॉलो करना इस चीज को। अपने मान के चल रहे हैं कि सारा यूनिट्स ऑफ लेबर, माने सारा यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर क्या है? होमोजीनियस है, इक्वल इन ऑल रेस्पेक्ट है। मतलब क्या? फॉलो करो, लाइक पकड़ लो, मैंने 4th लेबर लाया, 4th लेबर पकड़ो तो ढीला ढाला था, तो हो सकता है कि प्रोडक्शन ज्यादा नहीं करे। वही मैं 7th लेबर अगर ले आया जो कि बहुत एफिशिएंट है, उसके पास 2-3 डिग्री है बॉस, तो हो सकता है कि प्रोडक्शन वो ज्यादा कर देगा, है ना? तब तो अपना टोटल प्रोडक्ट का तो जो कर्व बनाए अपने, वो तो गड़बड़ हो जाएगा। फिर ऐसा हो जाएगा कि टोटल प्रोडक्ट शुरू में घटा बिकॉज ऑफ 4th इनएफिशिएंट लेबर, और फिर वो बढ़ा बिकॉज ऑफ 7th एफिशिएंट लेबर, तो ये तो गड़बड़ हो जाएगा, है ना? तो इसलिए अपने मान के चलते हैं कि चाहे 4था लेबर हो, चाहे 7वां लेबर हो, चाहे 20th लेबर हो, सबका क्या है? एफिशिएंसी इक्वल है। कोई डम्बो कोई जंबो नहीं है, सब बम बो है। सब इक्वल है इन टर्म्स ऑफ एफिशिएंसी। ठीक है, तो वेरिएबल फैक्टर सारे इक्वली एफिशिएंट। चलो, वेरी गुड।
नेक्स्ट अपने मान के चलेंगे दे आर इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स। अपने मान के चलेंगे कि जो दो फैक्टर्स है ना, क्या लेबर हो गया और मशीन हो गया, दोनों इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है। इसका अपने डिटेल में देखेंगे नेक्स्ट क्लास में कि क्या होता है। अभी बस मैं आइडिया दे देता हूँ, समझ नहीं भी आए तो कोई बात नहीं, ढंग से अपने देखेंगे आगे जहां रीजंस देखना है, ठीक है। इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट मतलब क्या हो गया, फर्स्ट ऑफ ऑल फॉलो करो। सब्स्टिट्यूट का मतलब ही क्या होता है? सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है इसके बदले वो, उसके बदले ही। क्या एक मशीन के बदले क्या एक लेबर इनफ होता है क्या? मेरे को बताओ तो। नहीं। नहीं, ऑफ कोर्स ऐसा नहीं होता ना कि एक मशीन को अपने हटा देंगे, एक लेबर को ले आएंगे, तो जितना मशीन काम करता था उतना सेम एक लेबर काम कर सकता है। ऐसा तो पॉसिबल नहीं होता है दादा, है ना। कम से कम अगर एक मशीन बहुत बड़ा सा होगा तो वो 40 लेबर के बराबर हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि एक मशीन हटाओ एक लेबर लाओ, दोनों परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स है, नहीं। समझ में आया? वैसे अगर आप एक लेबर को हटा के एक मशीन को लेके आते हो तो भी दोनों परफेक्ट नहीं है। एक लेबर कम काम कर पाता था, ह्यूमन है ना ऑफ कोर्स, तो एक लेबर कम काम कर पाएगा। वहां मशीन तो थकता नहीं है, दिन रात काम कर सकता है, तो वो ज्यादा काम कर पाएगा। तो इसलिए क्या बोलते हैं, ये लेबर और मशीन दो दे आर सब्स्टिट्यूट्स, दे आर नॉट परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स, दे आर इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स। तो वो भी अपने एक अजम्पशन लेके चलते हैं। ऑलराइट, तो फॉलो करो मेरे साथ। अजम्पशन क्या क्या है इसका, कि इट ऑपरेट्स इन द शॉर्ट रन, सारे फिक्स्ड फैक्टर्स पे अप्लाई करता है, ठीक है। प्रपोर्शन, जो हमारा फैक्टर प्रपोर्शन है, वेरिएबल और फिक्स्ड फैक्टर का जो प्रपोर्शन है वो बार बार चेंज होगा। टेक्नोलॉजी फिक्स रहता है, हम मान के चलते हमारे जो भी वेरिएबल फैक्टर्स है, जो भी हमारे लेबर भाई बंधु है, सब इक्वली एफिशिएंट है। या तो सबके पास ही डिग्री नहीं है या सबके पास एक डिग्री है, पकड़ लो, ठीक है। लास्टली क्या है, दे आर इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स। ऑलराइट, चलो बहुत बढ़िया, आई होप सबको समझ में आ रहा है अच्छे से। चलो आगे बढ़ते, आ जाओ। अपना 3 फेज होता है, जो मैं डायग्राम बनाऊंगा तब क्लियर होगा आप लोगों को, वो अपने देखेंगे कुछ देर बाद, ठीक है। ये बेसिकली समरी है, इसको अभी नहीं देख सकते अपने, ये मैं बस लिख दिया हूं यहाँ पे, ठीक है। आ जाओ, चलो let's look at illustrations. Let's look at illustrations. Let's try to exemplify, let's try to illustrate the law of variable proportions. Let's try to find out कि कैसे टोटल प्रोडक्ट पहले इंक्रीज करता है इंक्रीजिंग रेट में, फिर इंक्रीज करता है पर डिमिनिशिंग रेट में, और फिर फॉल करता है। देखते हैं, और साथ में अपने देखेंगे कि एमपी में क्या हलचल मचता है, और अपने देखेंगे एपी में क्या हलचल मचता है। एमपी तो समझ में आता है अपने को कि अगर एमपी बढ़ेगा ना तो अपना टोटल प्रोडक्ट बढ़ेगा, एमपी अगर घटेगा तब टोटल प्रोडक्ट डिक्रीजिंग रेट में बढ़ेगा, और एमपी जब नेगेटिव हो जाएगा तब टोटल प्रोडक्ट फॉल करने लगेगा। ढंग से फॉलो करो इस चीज को एकदम आराम से, ठीक है। चलो मैं एग्जांपल लेता हूं यहाँ पे एक फार्मर का। एक फार्मर के पास पकड़ लो एक फिक्स्ड फैक्टर है लैंड, फार्मर के पास लैंड है फिक्स्ड फैक्टर, ऑलराइट। उसको वहां पे ना इंक्रीज करना है प्रोडक्शन ऑफ राइस विद द हेल्प ऑफ वेरिएबल फैक्टर। कौन सा वेरिएबल फैक्टर? लेबर। तो लैंड तो फिक्स है अपना, 1 किलोमीटर स्क्वायर का लैंड दिया हुआ है, फिक्स है वो चीज। तो एक कैपेसिटी होता है ना लेबर्स को ऐड करने का, शुरू शुरू में आप लेबर को ऐड करते जाओगे, देखोगे प्रोडक्शन बहुत होगा, राइट। और एक पॉइंट के बाद खराब सब चीज। आओ देखते हैं उस चीज को। चलो शेड्यूल देखो क्या, फिक्स्ड फैक्टर एज यू कैन सी 111, एक ही लैंड है 1 किलोमीटर स्क्वायर का। वेरिएबल फैक्टर मतलब क्या हो गया? लेबर। लेबर देखो एक एक करके अपने बढ़ा रहे हैं, लेबर एक एक करके बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पे देख रहे हो वेरिएबल प्रपोर्शन हो रहा है अपना, वेरिएबल प्रपोर्शन हो रहा है। क्या वेरिएबल प्रपोर्शन हो रहा है? पहले 1:1 था, फिर 1:2 करते करते 1:6 तक हो गया है। तो प्रपोर्शन में बदलाव हो रहा है, ठीक है। ओके आ जाओ,
टोटल प्रोडक्ट पकड़ लो इस तरीके से बढ़ रहा है। तो एमपी निकालते हैं, चलो एमपी निकाला जाए। देखो एक वेरिएबल फैक्टर था, उसके कारण 10 प्रोडक्शन हुआ, 10 यूनिट्स का प्रोडक्शन हुआ। इसका मतलब उस पर्टिकुलर लेबर ने कितना का योगदान दिया है, 10 यूनिट्स का योगदान दिया है। ठीक है, चलो अब हमने एक लेबर बढ़ा दिया, हमने एक लेबर बढ़ा दिया तो 10 प्रोडक्शन जो हो रहा था 30 प्रोडक्शन हो रहा है, 30 यूनिट्स आर गेटिंग प्रोड्यूस्ड। इसका मतलब इसके आने से ये जो पर्टिकुलर लेबर है ये कितना एक्स्ट्रा प्रोडक्शन किया बताओ तो? 20। एक एक्स्ट्रा वर्कर आ गया, वो एक्स्ट्रा वर्कर ने 20 यूनिट्स का प्रोडक्शन कर दिया। अब 2 से 3 होता है अगर, तो 30 से 45 हो रहा है। देखो अब 3 जन आ गए हैं उस पर्टिकुलर छोटे से लैंड में, अब 3 जन आ गए हैं, तो तीसरे जन के कारण देखो कितना यूनिट्स प्रोड्यूस हो रहा है, 15। देखो शुरू में क्या है, बढ़ रहा था, मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ रहा था। अब देखो घटते जा रहा है। थर्ड से फोर्थ एक और लेबर जोड़ते अपने, तो 45 से 52 सिर्फ 7 यूनिट्स का प्रोडक्शन कर पाया बेचारा वो फोर्थ लेबर। जहां सेकंड लेबर 20 यूनिट प्रोड्यूस कर डाला, वहीं फोर्थ लेबर जो है सिर्फ 7 का ही प्रोडक्शन कर पाया है। क्यों? बिकॉज लैंड छोटा सा है ना यार, वो और कितना काम कर पाए, वहां पे सारा काम तो हो ही रहा है ऑलरेडी। अब फोर्थ से फिफ्थ में जब आते हैं, हर्ड ऑफ गाइज डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, ये वही है, दिस इज डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। यहां देखो कुछ एक्स्ट्रा काम नहीं कर पाया, वो बस मस्ती कर रहा है अपना। उसके आने से फार्मर को कुछ भी हेल्प नहीं हुआ। फार्मर को लगा कि यार जितना मैं लेबर को लेके आऊंगा उतना ज्यादा प्रोडक्शन होगा। ले बेटा देख ले, फिफ्थ लेबर को तू ना फोकटिया पैसा दे रहा है, कुछ एक्स्ट्रा काम नहीं कर पाया है वो, बिकॉज काम करने लायक है ही नहीं कुछ और वहां पे, है ना। अब जब फार्मर एक और लेबर को लेके आता है तो सब मस्ती कर रहे होते हैं, अरे क्या काम करेगा, छोड़ना, आज चुटकुला सुना मेरे को। सब एक दूसरे के वे में आ जाते हैं वर्किंग के। तो अभी तक जितना प्रोडक्शन हो रहा था, अब देखो प्रोडक्शन इज गोइंग फॉर अ टॉस नाउ। क्या होगा एमपीज का बताओ मेरे को? -4। -4 हो गया दादा, -4। सोचो इसका मतलब क्या हो गया कि फार्मर लेबर को पगार भी दिए जा रहा है और लॉस भी खाए जा रहे हैं, बिकॉज वो सारा काम बिगाड़ दे रहे हैं। दिस इज अ वेरी रियलिस्टिक थिंग बच्चों। ये वही चीज का है ना, एडीएनसी में 4 रूम है, 8 टीचर आके बैठ गए, 8 टीचर साथ में क्लास ले रहे हैं, सब एक दूसरे के वे में आ रहे हैं। वो बोलता है, वो टीचर बोलता है मेरे को क्या बोलते हैं मार्कर पास करो, वो बोलता है बोर्ड रब करना है, वो वहां से शाउट कर रहा है, यहाँ से चिल्ला रहा है, इसका फोन आ रहा है, इसका स्टूडेंट वहां से निकल रहा है, बहुत टेंशन हो जाता है, वेरी मच कमोशन। ठीक है, तो ये वो प्रॉब्लमेटिक एरिया है। अब अपने आते हैं एपी। एपी मतलब क्या हो गया, व्हाट इज एपी नाउ? एपी मींस एवरेज प्रोडक्ट। आ जाओ देखो, ढंग से फॉलो करना। हमें पता है एवरेज कैसे निकालते हैं, एवरेज प्रोडक्ट अपने टोटल प्रोडक्ट डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। ठीक है, तो 10 का प्रोडक्शन हुआ एक आदमी से, एवरेज प्रोडक्ट हो जाएगा 10। 30 का प्रोडक्शन हुआ 2 आदमी से, इसका मतलब मोटा मोटी एक एक कितना बना रहे होंगे, 15 बना रहे होंगे, 15 यूनिट्स। 45 का प्रोडक्शन हुआ 3 आदमी के थ्रू, तो भी क्या है ये 15 हो जाएगा। 52 का प्रोडक्शन हुआ 4 आदमी के थ्रू, मतलब 13 हो गया। एक एक आदमी मोटा मोटी 13 यूनिट्स बना रहे हैं। अब 52 का प्रोडक्शन हुआ बाय 5 पीपल, ये 10.4 हो गया। अब 48 का प्रोडक्शन हुआ बाय 6 पीपल, ये देखो 8 हो गया। समझ में आ रहा है ये चीज? एपी क्या है, एपी भी शुरू में बढ़ रहा था, बाद में घटना स्टार्ट हो गया।
तो इससे एक ऑब्जर्वेशन देखो बच्चों, ढंग से फॉलो करना जो मैं बोलने वाला हूं, चाहे वो टीपी हो, चाहे वो एमपी हो, चाहे वो एपी, शुरू शुरू में तीनों ही बढ़ते हैं। देखो 10 का 30 हो रहा है, 30 का 40, 40 का 52, 45 का 52, 52 48, शुरू शुरू में बढ़ रहा है, फिर ना घटना स्टार्ट हुआ। एमपी भी देखो शुरू शुरू में बढ़ रहा है, 10 से 20 हुआ, उसके बाद ना घटना स्टार्ट हुआ। एपी भी शुरू शुरू में बढ़ रहा है, 10 से 15 हुआ, 15 से 15 से 13 से घटना स्टार्ट। तो यहां से ऑब्जर्वेशन लो बच्चों कि चाहे टीपी हो, चाहे एमपी हो, चाहे एपी हो, तीनों ही बढ़ता है पहले अपने अपने कैपेसिटी के हिसाब से, पर तीनों ही घटता है। ठीक है, एक और ऑब्जर्वेशन लो, टीपी और एपी हमेशा पॉजिटिव रहेगा। एमपी जो है वेरी वर्सेटाइल, एमपी पहले पॉजिटिव रहता है, फिर 0 हो जाता है, फिर नेगेटिव होता है। ठीक है, सब ऑब्जर्वेशन है ये सब अपना। ये सब चीजों को लेके हमारा एलवीपी का बच्चों 3 फेज बना है। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस का अपना 3 फेज बना है बच्चों। तीनों फेज देखते हैं क्या है, आ जाओ। पहला फेज ये होता है, पहला फेज में क्या है बच्चों, ढंग से फॉलो करना। पहला फेज में टीपी increases at increasing rate। पहले फेज में क्या है, टीपी बढ़ता है इंक्रीजिंग रेट में, और एमपी जो है एमपी इंक्रीज करता है। एक्चुअली क्या ना, एमपी से ही तो टीपी बना है ना, एक एक आदमी कितना बना रहा है उसी को तो ऐड करके टीपी बनता है। ठीक है, तो क्योंकि एमपी इंक्रीज करता है इसलिए टीपी भी इंक्रीज कर रहा है एट इंक्रीजिंग रेट। तो दिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय द फर्स्ट फेज, इसको अपने फर्स्ट फेज बोलते हैं। यहां देखो क्या है, टीपी बढ़ रहा है हेवी रूप से एकदम, और एमपी भी बढ़ रहा है। ठीक है, चलो सेकेंड फेज में आते हैं। सेकेंड फेज में क्या है, फॉलो करो। सेकेंड फेज में ना अपना टीपी इंक्रीज जरूर करता है, पर अब थोड़ा धीमे धीमे चलता है। टीपी इंक्रीज करता है एट डिक्रीजिंग रेट, टीपी इंक्रीज करता है एट डिक्रीजिंग। ठीक है, यहां पे एमपी क्या होता होगा बताओ तो मेरे को। यहां एमपी क्या होता है, कांस्टेंट। एमपी कांस्टेंट दिख रहा है बाबू अपने को। नहीं, डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग होता है। डिक्रीज करता है। पहले देखो एमपी बढ़ रहा था ना, 10 का 20 हुआ, अब यहां डिक्रीज कर रहा है, 20 का 15 हुआ, 7 हुआ, 0 हुआ। ठीक है, तो यहां पे क्या है बच्चों, एमपी डिक्रीजेस। ऑलराइट, अब अपने आते हैं थर्ड फेज। थर्ड फेज में क्या होता है, थर्ड फेज में आ रहा है कि टीपी जो है वो फॉल कर रहा है। टीपी अब फॉल, नेगेटिव रेट में। टीपी अब फॉल कर रहा है। अभी तक तो बढ़ रहा था 52 तक, अब टीपी फॉल करने लगा। ऑलराइट, और यहाँ पे एमपी क्या है बच्चों, एमपी नॉट ओनली डिक्रीजेस बट बिकम्स नेगेटिव ऑल्सो। ठीक है, चलो मैं फेज का नाम भी लिख देता हूं। इस फेज को अपने बोलते हैं, ढंग से फॉलो करना। फर्स्ट फेज का नाम क्या है, इंक्रीजिंग रिटर्न्स। ठीक है, सेकेंड फेज का नाम क्या है, डिमिनिशिंग रिटर्न्स, या डिक्रीजिंग रिटर्न्स भी बोल सकते हो। डिमिनिशिंग थोड़ा क्लासी लगता है। और थर्ड वाले का क्या नाम है, नेगेटिव रिटर्न्स। थर्ड वाले का क्या नाम है बच्चों, नेगेटिव रिटर्न्स। ऑलराइट, तो फर्स्ट फेज में क्या है, फर्स्ट फेज में फॉलो करते जाओ, जितना रिपीट करोगे उतना माथा में बैठ जाएगा, मैं बता देता हूं। फर्स्ट फेज में क्या होता है, टीपी इंक्रीज करता है इंक्रीजिंग रेट, दैट इज व्हाई इस फेज को बोलते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न्स फेज। ठीक है, सेकंड केस में क्या हो रहा है, टीपी इंक्रीज जरूर करता है पर धीमे धीमे डिमिनिशिंग रेट में इंक्रीज करता है, तो इसको बोलते हैं डिमिनिशिंग रिटर्न्स फेज। थर्ड फेज में क्या है, टीपी से सीधा फॉल कर जाता है,
क्योंकि एमपी नेगेटिव बन जाता है ना वहां पे। तो इसको अपने बोलते हैं नेगेटिव रिटर्न फेज। इसको अपने क्या बोलेंगे? नेगेटिव रिटर्न फेज। ये तीनों फेज बच्चों लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस में दिखाया था। बात तो किया था ना हमने, टोटल प्रोडक्ट, ये फर्स्ट फेज है, ये सेकंड फेज है, ये थर्ड फेज है। ये कौन सा फेज है? इंक्रीजिंग रिटर्न्स वाला फेज है। नेक्स्ट कौन सा फेज आएगा? डिक्रीजिंग रिटर्न्स का फेज। थर्ड लास्टली कौन सा फेज आएगा? नेगेटिव रिटर्न्स का फेज। समझ में आया? ये चीज होता है। ओके, इसमें ना अपने नजरअंदाज कर देते हैं वो कांस्टेंट रिटर्न्स वाले फेज को। एक्चुअली क्या है, यहां इन दोनों के बीच में आता कांस्टेंट रिटर्न्स का भी फेज, पर उसको अपने इग्नोर मार देते हैं। वो अपने किस में लर्न करेंगे? वो लर्न करेंगे अपने रिटर्न्स टू अ फैक्टर में, ठीक है, जहां इंक्रीजिंग, कांस्टेंट, डिक्रीजिंग। पर जब लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस में आते हैं अपने, तो याद रखो इसको, इंक्रीजिंग रिटर्न्स, डिमिनिशिंग रिटर्न्स, बाईपासिंग द कांस्टेंट रिटर्न्स, उसको नहीं गिनेंगे अपने। इंक्रीजिंग रिटर्न्स, डिक्रीजिंग रिटर्न्स एंड नेगेटिव रिटर्न्स, ठीक है। आ जाओ, मैं डायग्राम यहां बना देता हूं, डायग्राम बनाते आज का क्लास अपने खत्म करते हैं, ठीक है। चलो आ जाओ, लेट मी मेक द डायग्राम, लेट मी सॉलिडिफाई द कॉन्सेप्ट फुल्ली एकदम, ताकि आपको अच्छे से क्लियर रहे हर चीज, और फिर अपने आज का किस्सा खत्म करेंगे, ठीक है। हमें बच्चों डायग्राम बनाना है क्या क्या चीज का? टोटल प्रोडक्ट का, मार्जिनल प्रोडक्ट का और एवरेज प्रोडक्ट। इस तीनों का डायग्राम बनाएंगे। टोटल प्रोडक्ट अपने एक में देखते हैं, ये दोनों अपने एक में देखते हैं, ठीक है। आ जाओ, चलो बनाते हैं इसको। शेप्स, ओके, ठीक है, आ जाओ, फॉलो करना। बच्चों मेरे को बताओ तो, अपने एलवीपी में क्या चीज को बढ़ाए जा रहे हैं? टीपी को। क्या बोल टोटल रहे हैं? प्रोडक्ट को। हाँ, टोटल प्रोडक्ट तो बढ़ रहा है, वेरी गुड, पर क्या चीज को बढ़ाने से? वेरिएबल फैक्टर वेरिएबल फैक्टर। वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाने से। चलो वेरी गुड, ठीक है। तो लेबर मतलब ले लेते हैं, लेबर, यहां भी क्या आ जाएगा? लेबर। तो लेबर के यूनिट्स बढ़ रहे हैं, 4 5 6 7 8 9, पकड़ लो, लेबर के यूनिट्स बढ़ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो लेबर की यूनिट्स बढ़ रही है, उसको अपने नीचे लगा दिए, ओके। एक डायग्राम में आपने देखने वाले हैं बच्चों टोटल प्रोडक्ट, दूसरे डायग्राम में देखने वाले हैं मार्जिनल प्रोडक्ट, इसके साथ साथ एवरेज प्रोडक्ट, ठीक है। चलो, यहां तो लेबर 0 होता है, लेबर 0 होता है तो टोटल प्रोडक्ट 0 रहेगा, एमपी एफपी सब 0 रहेगा। तो इससे समझ में आता है कि जो भी कर्व बनेगा सब ओरिजिन से स्टार्ट। क्लियर है ये सबको? चलो वेरी गुड, ठीक है। आ जाओ, मैंने आपको बताया टीपी किस तरीके से बढ़ता है। टीपी पहले इंक्रीजिंग रेट में, कांस्टेंट रेट में, डिक्रीजिंग रेट में, फिर फॉल करता है। समझ में आया? ये टीपी का कर्व का बात है। पहले इंक्रीजिंग रेट में जाएगा, फिर कांस्टेंट रेट में, कांस्टेंट रेट में, फिर डिक्रीजिंग रेट में, एक मैक्सिमम पॉइंट तक पहुंच जाएगा, उसके बाद वो फॉल करना स्टार्ट करेगा। समझ में आ गया सबको ये चीज? ये क्या है? ये हो गया अपना इंक्रीजिंग रेट। यहां पे वो धीमे धीमे जा रहा है, इसको बोलेंगे डिक्रीजिंग। और यहां पे नेगेटिव रेट से जाता है, नेगेटिव रेट। नेगेटिव होना और नेगेटिव रेट होना बाबू बहुत डिफरेंस है उसमें। फॉल्स लिखते हैं इसको, चलो। यहां पे क्या है? इट स्टार्ट्स फॉलिंग। ऑलराइट, चलो ढंग से फॉलो करना एक चीज बच्चों, एकदम आराम से। दिस माइट बी लाइफ सेविंग फैक्टर फॉर यू गाइस। यहां 2 मेन पॉइंट है अपना, यहां 2 मेन पॉइंट है जिसके थ्रू
फेज 1, फेज 2, फेज 3 तैयार होता है। पहला मेन पॉइंट है ये, पहला मेन पॉइंट है ये, यहां पे कर्व चेंज हो रहा है, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इस पॉइंट को बोलेंगे अपने पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इसका बेसिकली मतलब क्या है कि इस पॉइंट के पहले देख लो, इस पॉइंट से टकराते स्लोप चेंज होता है। मतलब इस पॉइंट के पहले कुछ ऐसा स्लोप था और इस पॉइंट के बाद कुछ ऐसा स्लोप हो गया। तो इसके पहले ऐसा स्लोप है, इसके बाद ऐसा स्लोप हो गया। तो ये जो पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट है जिसको टकराने से स्लोप में परिवर्तन आता है, इस पॉइंट को अपने बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। कहने का मतलब क्या है, इसके पहले तो भैया इंक्रीजिंग फेज था, इसके बाद डिमिनिशिंग फेज या डिक्रीजिंग फेज हो गया। ठीक है, ये पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दिस इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट में आते हैं, जो ये सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है टीपी के कर्व में, ये यहां पे बच्चों टीपी हो जाता है मैक्सिमम, यहां पे टीपी हो जाता है मैक्सिमम। ठीक है, हर्षिता, अर्पिता, समझ में आ रहा है? हाँ भैया। ठीक है, हाँ भैया। अब अपने आते हैं किसमें, मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट। ठीक है, चलो आ जाओ। मार्जिनल प्रोडक्ट का बहुत गहरा रिश्ता है टोटल प्रोडक्ट के साथ। ऑफ कोर्स मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ता है तभी तो टीपी इंक्रीजिंग रेट में बढ़ता है, मार्जिनल प्रोडक्ट घटता है तभी तो टीपी जो है डिक्रीजिंग रेट में बढ़ता है, और मार्जिनल प्रोडक्ट जब नेगेटिव हो जाता है तब टीपी जो है फॉल करना स्टार्ट। ठीक है, आ जाओ फॉलो करना। यहां तक देखो, ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन जो है, यहां तक टीपी कर्व इंक्रीजिंग रेट में बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या है कि यहां तक मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज कर रहा है, यहां तक मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज कर रहा है। फॉलो, यहां तक मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, देखो पूरा इसके नीचे है एकदम, ये यहां तक क्या है, वापस से मैं बना देता हूं। यहां तक क्या है, मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज करता है। अब क्योंकि मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्रीज करना स्टार्ट करेगा, इसलिए यहां पे डिक्रीजिंग रेट आता है। ठीक है, वो कौन सा हवा है जो इसके नाव को बदल देता है, कौन सा हवा है वो, मार्जिनल प्रोडक्ट का हवा है। वो यहां से क्या है, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, यहां पे डिक्रीज होते होते 0 तक आ जाता है। ठीक है, मार्जिनल प्रोडक्ट जब बढ़ेगा तब टीपी इंक्रीजिंग रेट में बढ़ेगा, मार्जिनल प्रोडक्ट जब घटना स्टार्ट होगा तब टीपी डिक्रीजिंग रेट में बढ़ेगा। फॉलोड, नेक्स्ट। जब ना मार्जिनल प्रोडक्ट जब 0 हो जाता है, मार्जिनल प्रोडक्ट जब 0 हो जाता है, at that point total product is maximum। देखो यहां देखे थे ना आपने, जब मार्जिनल प्रोडक्ट 0 हो जाता है उस वक्त टोटल प्रोडक्ट क्या है, मैक्सिमम रहता है। अपने देखे भी है ये भैया, सेम एज यूटिलिटी, यूटिलिटी में भी सेम चीज था। यहां मैं लिख देता हूं, टीपी मैक्सिमम कब होता है, जब एमपी 0 होता है, सेम एज टीयू एंड एमयू सेम था, कुछ नया चीज नहीं देख रहे अपने। भैया आपका आवाज कट कट के आ रहा था। अच्छा, कट क्या रहा था, क्या अनस्टेबल कनेक्शन होगा मेरा? हाँ भैया। हाँ, मैं इसको रिपीट करूं फिर? नहीं भैया, ये समझ में आ गया था। तो यही तो मैंने बोला लास्ट में है। अरे नहीं, मतलब समझ में आ रहा था बट एक्चुअली वो बहुत कट कट के आवाज आ रहा था। तो मैं वापस बता देता हूं, कॉन्सेप्ट सेम है इसका यूटिलिटी के साथ। जैसे हम देखे थे
TU जब मैक्सिमम होता है डकार आता है अपने को, मतलब मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल चुका है अपने को, मतलब उस केस में MU 0 हो गया। अब एक्स्ट्रा खाओगे, एक तो और एक्स्ट्रा खाओगे तो MU 0 हो जाएगा, उसके बाद भी खाते हो अगर तब MU नेगेटिव हो जाता है, जैसा यहाँ पे अभी देखेंगे अपने। इसके बाद भी अगर आप लेबर को और बढ़ाते हो तब मार्जिनल प्रोडक्ट का जो कर्व है वो नेगेटिव बन जाता है। मार्जिनल प्रोडक्ट यहाँ पे क्या है, नेगेटिव बन जाता है। सनम हम तो डूबेंगे, माने MP बोलता है सनम हम तो डूबेंगे, तुम्हारे TP को भी लेके डूबेंगे साथ, ठीक है। तो क्योंकि MP नेगेटिव हो जाता है इसलिए TP भी गिरना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। चलो आ जाओ, तो यहां से हमें फेजेस मिल गया बच्चों। एक फेज हमारा ये है, एक फेज हमारा ये है, ये हो गया बच्चों फर्स्ट फेज। ये पूरा फेज क्या हो गया, फर्स्ट फेज। याद रखने का चीज है, मैं नेक्स्ट क्लास पूछूंगा, जो नहीं बोल पाया ना मारूंगा फिर। नेक्स्ट ये आता है सेकेंड फेज, दिस इज सेकेंड फेज। इसके बाद बाकी जो बचा है वो थर्ड फेज हो जाता है, ठीक है। आ जाओ AP बना के खत्म करते हैं। AP क्या है, AP शुरू में बढ़ेगा और फिर घटेगा। AP क्या है, ये MP कर्व है, ये AP कर्व है, ठीक है। AP चिल्लैक्स है, AP बढ़ता है शुरू में और फिर घटता है, पर AP का रिश्ता है MP के साथ मैं नेक्स्ट क्लास बताऊंगा, एक ही बार सब बता दूंगा तो इट विल बी टू ओवरवेलमिंग फॉर यू गाइस। अभी इतना सही चीज समझो आप, ठीक है। डायग्राम बच्चों मोटा मोटी समझ में आ गया सबको, यस और नो? हाँ भैया। हाँ भैया। हाँ भैया। मैं हाँ भैया। करता हूं जस्ट एक समरी के साथ कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फेज में क्या होता है। ट्राई टू रिकलेक्ट, डोंट लुक एट द डायग्राम, ट्राई टू रिकलेक्ट इट, ठीक है। फर्स्ट फेज में क्या होता है बच्चों, TP जो है बढ़ता है एट इंक्रीजिंग रेट, ठीक है। सेम चीज इसमें मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है, ऊपर की तरफ बढ़ता है, क्लियर, ठीक है। सेकेंड फेज में आते हैं। सेकेंड फेज में TP तो बढ़ ही रहा है पर डिक्रीजिंग रेट में बढ़ेगा, क्यों, क्योंकि सेकेंड फेज में मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्रीज होता है, क्लियर। सेकेंड फेज का खात्मा कब होगा, जब टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम होता है, या तो बोलो इन अदर वर्ड्स मार्जिनल प्रोडक्ट 0 होता है। इसके बाद अपने थर्ड फेज में आ जाएंगे। थर्ड फेज में क्या होगा, टोटल प्रोडक्ट गिरना स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव हो जाता है, 0 को एक्स एक्सिस को चीर फाड़ के निकल जाता है, ठीक है। बस यही चीज है, ओके। उम्मीद है क्लास ओके भैया। क्लियर था सब कुछ। नेक्स्ट क्लास अपने इसी पे हाँ भैया। ओके ओके बच्चों, दैट्स ऑल फॉर टुडे, भैया। बाय बाय।